Good evening, everyone. Welcome for in today's webinar. Welcome, Anu ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Roshan ji. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So, good evening, everyone. On behalf of NIGF, I welcome you all for the next community connection webinar, e-public forum today. And first of all, I would like to invite our president, NIGF, Dr. Ragini Agarwal. We all know her. She is past vice president, FOGSI, founder of innumerable societies, GOGS, Harobiji Gaini, and list is on and on and on. Over to Dr. Ragini, ma'am. थैंक यू अनु। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस पब्लिक फोरम में। हमारे ये जो एसोसिएशन है ये नॉर्थ इंडियन ओबीजीवाइन स्पेशलिस्ट की एक कंबाइंड प्रयास है जो कि कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक फैली हुई है। और हमारा एम है हमारी महिलाओं तक स्वास्थ्य की अच्छे से अच्छे ढंग से उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना। और इसी के क्रम में हम लोगों ने ये शुरू किया है ई फोरम। हमारा जो एक यूट्यूब चैनल है जो कि पब्लिक के लिए होगा, उसमें ये सारे हमारे डिस्कशंस चढ़ेंगे, जिससे कि जो बहनें आप नहीं भी ज्वाइन कर पाई हैं उनको हम आगे लिंक भी भेज सकते हैं और वो खुद भी इसको देख सकती हैं। आज का टॉपिक है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक साधारण ढंग से समझाती हूँ। उसके बाद जो आज की हमारी मुख्य मॉडरेटर हैं डॉक्टर अनु सिदाना, वन ऑफ लीडिंग गायनाकोलॉजिस्ट फ्रॉम गुड़गांव, हमारे ही शहर से हैं। और हमारे साथ विभिन्न शहरों से, दिल्ली से, गाजियाबाद से और जगहों से भी बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं। डॉक्टर अर्चना वर्मा हमारी पब्लिक अवेयरनेस कमेटी की मेंटोर हैं। डॉक्टर सुषमा सिन्हा है हमारे साथ जो कि दिल्ली की एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की गायनी की एचओडी हैं। तो इस ढंग से अभी डॉक्टर अनु सबके बारे में डिटेल में बताएंगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, आजकल शादी लोग बहुत सोच समझ के करते हैं और उसके बाद बच्चा भी सोच समझ। तो जो ये समय है, अगर इस समय अगर वो इस प्रेगनेंसी को करने के पहले अगर एक सलाह लेकर के प्रेगनेंसी करते हैं तो बहुत से आने वाली प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हो सकता है। एक टैबलेट होती है जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। हर एक महिला को इस बात की सलाह है, अगर वो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है तो वो पहले से खाएगी तो बहुत प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हेलो मैम। दवाइयों पे हैं तो बहुत सी दवाइयां बच्चे के लिए खतरनाक होती हैं। अगर हम पहले से डॉक्टर को दिखा करके सलाह लेते हैं तो दवाइयों को चेंज किया जा सकता है। बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर अनु और हमारे आज के सारे स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। तो बहनों, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना, आज के समय में हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। प्रेगनेंसी के पहले से अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने डाइट को ठीक करना है, अपने शरीर को ठीक करना है, जिससे कि हमारा आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। और स्वस्थ महिला, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा ही हमारी सारी ऑब्स्टेट्रिक्स की एक हमारा एम होता है कि अंत में हम इस ढंग तक पहुंच सकें। यही नहीं, एक चीज और है, आजकल हम लोग टेस्ट और अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा कराते हैं, जिससे कि कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि हम क्यों कराते हैं। तो उसका भी एक रीजन होता है कि हम इस बात को समझ सकें कि बच्चा, आने वाला बच्चा स्वस्थ है। उसी की पहली कड़ी है कि उसके गैमीट्स जबकि वो स्वस्थ रहते हैं तभी बच्चा भी स्वस्थ बनता है। तो इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अनु सिदाना को बुलाना चाहूंगी जो कि एक बहुत ही अच्छे ढंग से, बने हुए ढंग से, स्ट्रक्चर ढंग से आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के पूरे रास्ते पर ले जाएंगी। ओवर टू यू अनु। Thank you, ma'am. I am Dr. Anu Sidana. I am director and gynecologist at Astha Medicare Gurgaon. Today, myself and Dr. Ragini, we are going to moderate the session that is preconceptional counseling. Preconceptional counseling के लिए we have our esteemed panelists. Roshan ji, I am audible or not? Yes, ma'am. Audible. Sharing the PPT or PPT. Okay. Just give me one second.
So I would like to invite my esteemed panelists of the panel. First of all, Dr. Archana Verma, ma'am. She is past Vice President Foxy, was President of West UP ISO Park Chapter, past President of Ghaziabad Obs and Gynae Society. She has received multiple awards and recognitions for her exemplary work, and she is currently Executive Member of Endocrinology SAOFG. We welcome you, ma'am. Thank you. Then we have with us Dr. Usha Singh, ma'am. She is Senior Gynecologist, Pratik Medical Center, Basti, Executive Member of IMA and GOGS as well. We welcome you, ma'am, Dr. Usha, ma'am. Thank you. Dr. Sushma Sinha, ma'am. She is NTS Specialist and HOD Obs and Gynae in Delhi. We welcome you, ma'am. And then we have Manikarnika Parmar. She is a Senior Obstetrician and Gynecologist in Max Super Speciality Hospital, Delhi. As well as our next panelist is Dr. Vinita Yadav. She is a very good friend of mine, director and gynecologist at Krishna Medical Center. She is Secretary IMA Gurgaon as well as Joint Secretary of GOGS Gurgaon. We welcome Dr. Vinita. Hello, Dr. Vinita, have you joined? Conference में. Hello. Hello, Anu. Can you hear me now? Yeah. Yes, ma'am. Welcome. Thank you. Thank you, Anu. And our last but not the least panelist is Dr. Shipra Gupta. She is Assistant Professor at Autonomous State Medical College, Firozabad. I welcome all the esteemed panelists and let's start our panel. Roshan ji, next slide, please. So WHO कहता है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मतलब है कि किसी भी विमेन और कपल को कंसेप्शन से पहले बायोमेडिकली, बिहेवियरली एज वेल एज सोशली हमें कुछ ऐसे इंटरवेंशन करके रेडी करना है ताकि हमारे पास स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चा हमें मिले. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू डॉक्टर अर्चना वर्मा मैम. रोशन जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So, ma'am, my question is when to initiate pre-conceptual counseling. एक महिला को pre-conceptual counseling के लिए डॉक्टर को कब विजिट करना चाहिए और या फिर हमें किस किस टाइम पे उनको गाइड करना चाहिए, प्लीज. थैंक यू डॉक्टर अनु फॉर टेकिंग दिस क्वेश्चन. आपने पहले ही बताया है, नाम में ही इसमें है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. और इसको आप जब प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर रागिनी अग्रवाल ने बताया कि हमको एक हमारा गोल है हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड देना. तो जो भी आपको, जब भी आज का जमाना ऐसा है कि आजकल कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन एंजाइटी से बचने के लिए जितना भी उनको ये पहले पता लगाना चाहते हैं कि आर वी हेल्दी इनफ टू कैरी ऑन द बेबी. सो और दूसरी बात है कि अक्सर आपने हाँ कहते हैं कि हम तैयार नहीं है. तो प्रेगनेंसी से पहले ही इतना जब आपका टाइम आ रहा है कि आप लग रहा है आपको बेबी कंसीव करना है, तो एक ये वाला टाइम है. और इसमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ही का नाम ही बेसिकली यही है कि, और इसमें कोई ज्यादा घबराने की भी बात नहीं होती है, क्योंकि जो भी आपका ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है, कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल डिजीज है, उनका पता लगता है. और आपको कोई भी, जब कोई भी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, और स्पेशली अगर आप किसी मेडिसिन पे हैं, बहुत लोगों को लगता है हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी करें कि ना करें. और स्पेशली दोज पीपल, एजुकेटेड पीपल, वन दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन अदर एक्टिविटीज, एंड सो वी टेल देम टू अवॉइड स्मोकिंग, स्टॉप, एंड अल्कोहल इज डेंजरस फॉर अ बेबी, एंड एवरीथिंग वी टेल देम. सो दैट रीजन, सो पेशेंट को एटलीस्ट 3 months पहले बात करके, ताकि उनको कुछ भी हो प्रॉब्लम तो उनको टाइम मिल जाए और वो उस लेवल पर आ जाएं, ताकि जब वो कंसीव करें तो उन्हें कोई भी एंडोक्राइनल प्रॉब्लम ना हो और कोई भी उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू अनु. आई थिंक आई एम क्लियर. यस मैम, थैंक यू. एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि जब भी कोई हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, हमें कोई भी मौका मिस नहीं करना है टू गाइड हर अबाउट हर प्री कंसेप्शन, सो दैट शी शुड बी अवेयर कि उसको क्या एक्शन लेना है. चाहे वो एक एनुअल हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट दिखाने आ रही है, चाहे वो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ रही है, फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, एनीथिंग, व्हाटएवर शी इज कमिंग टू अस, वी शुड गाइड हर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डॉक्टर सुषमा. Ma'am, as we have repeatedly told, but just repetition, what are the goals of pre-conceptual counseling?
Next slide, please, Roshan ji. See, thank you so much for the opportunity. See, the main aim is to have a healthy mother and a healthy baby. Yes. And mortality and morbidity should be minimum. Yes. So, preconceptual counseling, it should be, should be done way back. So, like in India, we don't have that kind of a system wherein important diseases like thalassemia and other morbidities, other health conditions, they are not actually screened. And so it is very pertinent that whenever that a woman reaches a health facility, it should be ensured that whatever investigation or whatever questionnaire or whatever history and whatever relevant things are brought out and documented, so that corrective measures are taken before the conception. Yes, ma'am, very rightly said. हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं है कि शुरू से लेके पेशेंट का कोई भी वर्कअप हुआ हो. So this is the time whenever patient is coming to us before conception, we should assess all the risk as well as we should guide her and we should do the required interventions. Just to add one more thing, like we hardly take any vaccination history. Yes, I'm coming to those slides, ma'am. वो हमारे आगे के रहेंगे सारे ना उसमें. Like obesity, lifestyle problems like obesity, and these things also you should be corrected before she is advised conception. Yes, ma'am. There's definitely lifestyle modification, risk assessment, along with interventions which are required to be done before the pregnancy. Now, my next question is to Dr. Vinita. Ma'am, what are the points to be taken into history, into consideration to do the risk assessment for the patient? Next slide, please, Roshan ji. First of all, thank you, Dr. Anu, for including me in this very important panel. As rightly pointed out, there is no provision of any preconceptional counseling or any in our country, but we should start this for the benefit of the patient. So you asked me about the risk assessment. So risk assessment we can calculate by taking history from the patient. That is very important. For example, her reproductive or obstetric history, how many kids she has, did she have any problem during conception, is there any spontaneous abortion, or if there was an SB delivery. So we would we by eliciting the history we can know what are her whether she will end up in a high risk pregnancy or not. Second is her medical history, whether she is suffering from diabetes mellitus, diabetes is controlled or not, whether she is hypertensive, any medications he is taking, like is she on any anti-epileptic medicines or on anti-diabetic or anti-hypertensive medications. Then we can know about her substance abuse, whether she is into drugs, alcohol, smoking, and all these things we can elicit from her history. So history taking is very important for risk assessment. Another is physical examination. In physical examination we will see what is her BMI, whether she is obese or not, then her blood pressure, how is it, then if she is having any genital infections like reproductive infections which will hamper her chances of fertility. And then we can do some screening, like for cervical cancer screening, pap smear test we can take, breast cancer screening we can do. So by this overall we can know about her risk assessment, and we can counsel about her if she plans for pregnancy, she need to correct all these things. Any comment from other panelists they want to make on to add on to this? Hello. One thing I want to add, Dr. Vinita, that we should take age into consideration, because we are in Delhi NCR. So most of the patients, they are 30-35 years plus, still they are not ready to conceive. So Exactly. we should guide them about the risk of decreasing fertility, as well as add-on risk of age factors on the
pregnancy outcome. Yes, definitely, Anu. This is a Yes. trend in NCR especially. So we should tell them that if they delay conception after 35 years, there are increased chances of Down syndrome and Yes. other chromosomal abnormalities. And there are certain conditions associated with advanced paternal age also. So Yes. we should also guide them and educate them about this. Yes. Thank you. Then next question is to Dr. Usha Singh, ma'am. Ma'am, please. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Continue. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है। जी, आ अनु रही मैम, है। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, फिर से आप आगे हो, मेरा बीच में ना मैं ये स्क्रीन कह लॉक रही हो हूँ, गया। आप लोग थोड़ा सा अपना लैंग्वेज सिंपल कर लो और इंग्लिश में बोलो। ओके जी। Okay, ma'am. इतनी इंग्लिश मैम एवरीबॉडी नोज इन NCR. नहीं, but this is for community forum. गाँव तक हाँ, हम रखते हैं ध्यान में। Exactly. बिल्कुल नहीं, हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। चलो, उषा मैम, over to you. Yes. Thanks, Dr. Anu, for the opportunity. And lab test, it includes some blood test and mainly ultrasounds. ब्लड टेस्ट में हमको क्या क्या करवाना है? पहले तो हमें उसका CBC काउंट करवाना है। CBC काउंट हमें इसलिए करवाना है कि उसका WBC काउंट जो है वो कहीं इंक्रीज तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शरीर में संक्रमण तो नहीं है। शुद्ध हिंदी। संक्रमण तो नहीं है, या उसकी प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं है, जो कि डिलीवरी के समय प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही ब्लड ग्रुप भी करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो उन लोगों को मेन काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा होती है फर्स्ट डिलीवरी। थायराइड करवाते हैं, थायराइड TSH करवाएंगे फॉर थायराइड, या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, प्रोलैक्टिन फॉर हाइपरलैक्टिनिमिया, HB1AC फॉर द डायबिटीज। प्रेगनेंसी के पहले हमको अपने डायबिटीज को कंट्रोल में करना है। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, जिससे कि बेबी को थैलेसीमिया ना हो। रुबेला की वैक्सीनेशन के बारे में हम उससे बताते हैं, अगर नहीं उसने वैक्सीनेशन करवाया है, कि 28 डेज पहले आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही स्क्रीनिंग हम करते हैं जेनिटल इन्फेक्शन STDs के लिए, किसी भी प्रकार की उनको STD तो नहीं हो रही है, और सर्वाइकल कैंसर का भी हम जांच करवाते हैं। इसके साथ ही साथ हम AMH को भी टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं उसके अंडाशय में अंडों की कमी तो नहीं हो रही है, जो कि इंक्रीजिंग एज के साथ में होती है। अल्ट्रासाउंड में हम गर्भाशय की स्थिति जानते हैं कि गर्भाशय नॉर्मल है या सेप्टेट है या बाइकॉर्नुएट यूट्रस है या कोई अदर पैथोलॉजी है उसके। अंडाशय के लिए बता ही दिया है, और साथ में एडिनेक्सा की जांच करते हैं, TBS करवाते हैं, मेनली ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करवाते हैं, जिससे कि सारी कोई यूट्राइन पैथोलॉजी ना हो या एबनॉर्मल एडिनेक्सल पैथोलॉजी ना हो, उसको देखने के लिए। बेसिकली थैंक यू मैम, ये सारे टेस्ट हमने करे कि वो पेशेंट फिजिकली अपनी प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फिट है, अनीमिक नहीं है, थायराइड नहीं है, थैलासीमिया नहीं है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और जो गंभीर इन्फेक्शंस उसको प्रेगनेंसी के दौरान तंग कर सकती हैं उसकी हम टेस्टिंग पहले ही कर लेते हैं, सो दैट वी कैन वैक्सीनेट हर। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो है रुबेला वायरस का इन्फेक्शन। रुबेला वायरस जो होता है वो हम सबको तो पता ही है, बट ये कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है तो माँ को तो सिर्फ वायरल सिम्टम्स, खांसी जुकाम आता है, पर बच्चे के मेजर ऑर्गन्स, आईज, ईयर और हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, जिससे कि बच्चे के ऊपर पूरा ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम अगर IgG लेवल्स पहले चेक कर लेते हैं और वो नहीं है तो हम मदर को वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी से पहले ही प्रिपेयर कर सकें। तो डॉक्टर Manikarnika, my question is to you about the vaccination which is required in the pre-conception period.
बेसिकली पहले तो हम ये पता करते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियरली, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैटरनल इम्यूनाइज़ेशन जो कंसेप्शन के टाइम कंसेप्शन से पहले होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो वो मदर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़, ठीक है? कंजेनाइटल इन्फेक्शंस होते हैं, तो कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो कंजेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज़ करती हैं, तो उनको हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है? टू इम्प्रूव न्यूनेटल इम्यूनिटी एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स, तो इस वजह से Yes. हम बिफोर कंसेप्शन मैटरनल इम्यूनाइजेशन लगाते हैं, ठीक है। अब जो वैक्सीन जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, जो हमको नहीं मतलब बिफोर कंसेप्शन देनी चाहिए, वो रुबेला वैक्सीन, बिकॉज दे आर लाइव वैक्सीन, एंड ऑल्सो वेरिसेला वैक्सीन, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर में जो हम लगाते हैं। फिर प्री कंसेप्शन इम्यूनिटी स्क्रीनिंग के लिए हम स्क्रीन करते हैं वो पेशेंट को फॉर रुबेला आईजीजी, वेरिसेला इम्यूनिटी, और अगर बहुत एंडेमिक केस रिस्क है तो फिर हेपेटाइटिस बी का स्टेटस के लिए। Yes. देन बेनिफिट्स ऑफ प्री कंसेप्शन इम्यूनाइजेशन, वही मैंने जो आपको बताया कि मैटरनल मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करता है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ पैसिव एंटीबॉडी, और डिक्रीजेस एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स। ठीक है, थैंक यू। एक Okay, चीज आई वुड लाइक thank टू you. ऐड, थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक बार कोई भी मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से लोग अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ पाते हैं। Yes. एक बार जो हॉस्पिटल आ गया, डिलीवर कर गया, डिलीवरी के बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे एनीमिया करेक्शन करते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं, वैसे वैक्सीनेशन भी हम जो रह जाता है, जैसे HPV वैक्सीन है, वो बच्चों में जो गर्ल्स में लगती हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी है। लाइव एक्शन हम प्रेगनेंसी में जो नहीं लगाते, वो पोस्ट डिलीवरी भी जब विमेन रहती है, बिफोर शी इज डिस्चार्ज, उसके डिस्चार्ज से पहले हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम उनको वो Tdap भी लगाते हैं। फिर कुछ वैक्सीन ऐसे हैं कि जो हमें दादा दादी, पापा, भाई, इनको भी लगाना चाहिए, जो भी बेबी को हैंडल करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि जो है कोकूनिंग इफेक्ट हो और वो इन्फेक्शन जो है बच्चों में ना आए। तो थोड़ा सा वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस बहुत है, हमें थोड़ा सा यू आर वेरी मच राइट सुषमा मैम, बट द थिंग इज कि राइट नाउ अब हम लोग सिर्फ प्री कंसेप्शन वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं ना। HPV वैक्सीन हम लोग पोस्टमार्टम में सभी पेशेंट्स को एडवाइस करें इन राइट प्रैक्टिस। आई एम ऑफरिंग इट टू एवरी पेशेंट those who are being delivered, but in pre-conception हमारे पास दो मेन सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमें मदर को और बच्चे को सेफ रखना है। एक है रुबेला और दूसरा है चिकन पॉक्स। अगर चिकन पॉक्स पास में नहीं हुआ है एंड पेशेंट कैन अफोर्ड, तो चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी हम पहले लगा देते हैं, और रुबेला का भी। जो भी हम लाइव वैक्सीन देते हैं पेशेंट को, उसके बाद जरूरी है कि 1 महीने तक वो महिला कंसेप्शन के लिए ट्राई ना करे, 1 महीने के बाद ही वो ट्राई करें, क्योंकि लाइव वैक्सीन है, इनका बॉडी में इफेक्ट रहता है एंड इट मे अफेक्ट द बेबी ऑल्सो। तो 1 महीने के गैप के बाद दे शुड ट्राई। अब जो हमने ये सारा डिस्कशन किया है, उसको मैं थोड़े से 1-2 केसेस के साथ डिस्कशन करना चाहूंगी। सो माय फर्स्ट केस इज, रोशन जी नेक्स्ट स्लाइड दे दो प्लीज। मैम यही नेक्स्ट केस नंबर 1 ना? हाँ, केस नंबर 1 ये रहा मैम, केस नंबर 1 लगा हुआ है। मेरे पास आ नहीं रहा इस पे। We can see it on the screen. It is Anu. visible, yeah, we can see. Mrs. A, 26 years, married for 2 years, planning pregnancy in 6 months, nulli gravida. मेरे पास आ नहीं रहा है, मैं अपनी स्लाइड से रोशन जी, देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक, कोई बात नहीं। इसमें हमारा जो केस है, ये 26 साल की महिला है जिसकी शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अपनी अगले 6 महीने में प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया है। उनका जो मेन पर्सनल हिस्ट्री है, नेक्स्ट स्लाइड डाल दीजिएगा प्लीज, मेरे इसमें आ नहीं रहा। इधर से मैम ओके जा रहा है सर, बाकी सभी लोगों को जा रही है, आप ठीक है, ओके। सो द मेडिकल और पर्सनल हिस्ट्री जो है कि उसके पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं रहे पेशेंट के, और उसका 1 साल से शी इज हैविंग एनीमिया ऑल्सो, उसका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे चल रहा है। वो खाना भी उल्टा पुल्टा खाती है, कभी स्किप करती है, कभी नहीं खाती है, और शी वर्क्स अंडर स्ट्रेस ऑलवेज। कोई भी उसने प्रीनेटल विटामिन अभी शुरू नहीं करे हैं, एंड उसके हस्बैंड जो है वो कभी कभार स्मोकिंग भी करते हैं। तो जो हमने उसका टेस्ट करवाया, उसमें उसका BMI आया है 18.2, which is low normal, and pallor is also there, hemoglobin 9.8 है,
और वो रुबेला के लिए अभी इम्यूनाइज नहीं है. So my question is to Dr. Shipra now. So what are the main issues to be considered in this patient profile? मैम इस हिस्ट्री से हम क्या क्या रिस्क फैक्टर असेस कर पा रहे हैं? गुड इवनिंग मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी. और अगर हम केस की बात करें सो बेसिकली दिस इज द केस सिनेरियो. हम सब लोगों को ओपीडी में रेगुलरली रूटीनली मिलते हैं और एक नहीं एक दिन में कईयों केस मिलते हैं इसी टाइप के. सो है द मेन पिक पॉइंट्स आर, पहला तो सबसे पहला वर्क स्ट्रेस. द पेशेंट इज स्किपिंग मील्स. यूजुअली दैट इज द मोस्ट this thing, skipping meals is what the most of the females do. Not taking the proper nutrition, no vitamins, anemic, no folic acid intake. All this may have serious implications onto the pregnancy. Also, important risk. Next slide लगा दीजिए रोशन जी. Am I audible? Yeah, please. Yes. Also, there is increased chances for rubella infection, like we have all been discussing since so long. So the point to be noticed is, in spite of having a planned pregnancy as this patient, there is probably deficient knowledge regarding the preconceptional care. Yes. तो ये भी पेशेंट है इरेगुलर मेंसेस के साथ आती है. तो जब भी ये हमारे पास ओपीडी में रूटीनली भी अगर आ रही है, आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर हम उसको ऑलरेडी प्री कंसेप्शनल केयर के बारे में बताएं. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू शिप्रा मैम. सो इसमें हमने मेन जो देखा कि जो अनीमिया है उसको खाना पीना उसका प्रॉपर नहीं है. शी इज नॉट टेकिंग एनी प्रीनेटल विटामिन्स और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रुबेला का रहेगा बिकॉज शी इज नॉट इम्यूनाइज्ड. So Dr. Archana, my next question is to you. What interventions are required from our part so that patient should have a healthy pregnancy? Dr. Archana? शायद मैम नहीं है. तो Sushma ma'am, you can take this question. हाँ नहीं, शी इज वेल एडवाइस. उसको हमें एडवाइस देना पड़ेगा कि एक तो खाना पीना अपना ठीक कर लें. बिल्कुल. और रेगुलर मील्स तो लेनी पड़ेगी क्योंकि एनीमिक भी है तो थोड़ा सा वो मील्स के बारे में भी बताना पड़ेगा. डॉक्टर्स आजकल डाइटिशियन का भी अच्छा रोल कर लेते हैं. डॉक्टर्स को मतलब बता सकते हैं. अदरवाइज नहीं, अगर उनको लगता है तो डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं. अदरवाइज डॉक्टर्स दे नो हाउ व्हाट टू एडवाइस क्या खाने में. उसके अलावा अगर जरूरत लगती है तो हमें आयरन फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए. और मैम जरूरत है उसका लेकिन उससे पहले 9.8 ग्राम है. उससे पहले हमें एचपीएलसी रूल आउट करनी पड़ेगी, है ना, कि थैलेसीमिया तो नहीं है. वो तो हम सारा वर्कअप उसका करेंगे. हाँ जी. तो उसके हिसाब से हम आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन तो देंगे ही. और lifestyle management is very important, है ना. How to conduct yourself, how you eat and what you eat, how much exercise, कितनी जरूरत है, कैसे करनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, that is very important. और जैसे डॉक्टर रागनी मैम ने भी हमें बताया था कि वो जो है हमें जो है प्रॉपर डाइट एंड एक छोटी सी टैबलेट होती है फॉलिक एसिड, इसको भी जरूर हमें स्टार्ट. बिल्कुल मैम. सो हम प्रॉपर खाने पीने के लिए बोलना है. आयरन सप्लीमेंटेशन आफ्टर इवैल्यूएटिंग की टाइप ऑफ अनीमिया क्या है, प्लस साथ में रुबेला वैक्सीनेशन ऑफर करना जरूरी है बिकॉज शी इज प्लानिंग हर प्रेगनेंसी. मैं अपने लोगों को ये बताना चाहूंगी कि फॉलिक एसिड एक छोटी सी टैबलेट कहने को है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और इससे आप ये मान लो कि अगर हम आराम से कह सकते हैं इससे आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और इंटेलिजेंट होएगा. फिर वो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, वो आराम से लेने में कोई मुश्किल नहीं होती. डॉक्टर विनीता, you want to add to this anything? Yes, you mentioned that her husband is a smoker, occasional smoker. So we need to counsel the husband also that the smoking is bad for him, for his sperm counts also if they want to try for conception, and the wife also gets affected by passive smoking. So I think husband की counseling भी smoking से related बहुत जरूरी है. तो हमें ये फीमेल्स को अवेयर करना जरूरी है कि अगर घर में कोई भी स्मोकिंग करता है तो दे शुड अवॉइड दैट पैसिव स्मोकिंग, बट दैट इज इक्वली डेंजरस एज इक्वल टू एक्टिव स्मोकिंग. रोशन जी सेकंड केस लगा देंगे प्लीज. केस 2. यस मैम, डन मैम. ओके.
सो इस केस में हमारे पास ये महिला जो आई हैं, शी इज़ 32 ईयर ओल्ड। उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं एंड उनको 6 साल से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। उसके लिए वो अपना ओरल मेडिसिन ही ले रही हैं, पर उनका शुगर का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। एंड हिस्ट्री उनकी है पहले कि 2 साल पहले 10 हफ्ते का बच्चा जो था पेट में ही उनका अबॉर्शन हो गया था, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। देन अभी उनको हाइपोथायराइडिज्म भी डायग्नोस्ड है। सो वो अगर हम उनका क्लिनिकल चेकअप करें तो उनका बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। बीएमआई उनका 31 है, जिससे कि पता चल रहा है कि वो मॉर्बिडली ओबीज हैं। साथ में उनका जंक फूड का खाना पीना बिल्कुल कंट्रोल गड़बड़ है। फास्टिंग जो शुगर है वो 148 है। HbA1c आज की डेट में 8.5% है। TSH भी 8 आ रहा है और बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है और शुगर का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर विनीता, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स as I mentioned in this case? So तो रिस्क फैक्टर्स, शी इज सफरिंग फ्रॉम, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपोथायराइडिज्म है, अगला स्लाइड लगा दीजिएगा please. वो ओबीज है, प्लस उसको Next slide. हाइपोथायराइडिज्म भी है। तो हाँ ये जी। सारी चीजें, और डायबिटीज में भी आप बता रहे हो कि हर ब्लड शुगर इज 148 एंड हर HbA1c इज 8.5, तो मीन्स Yes. उनका डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं है। Yes. तो ये सारी और एक प्रीवियस हिस्ट्री भी अबॉर्शन का है, जो हिस्ट्री में 10 वीक्स का अबॉर्शन भी हो चुका है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि यदि वो अपना लाइफस्टाइल और अपनी ये जो मेडिकल कंडीशन है इसको इम्प्रूव नहीं करती हैं और इससे पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो वो प्रेगनेंसी भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होंगे, मदर को भी और बेबी को भी। तो Yes. सबसे पहले उनको अपना डायबिटीज जो है वो कंट्रोल कराना होगा। इसके लिए वो अपने जो भी फिजिशियन है उनसे रेगुलर विजिट करें कि हमें मेडिसिन बढ़ानी है या हमें इंसुलिन से उसको शुगर को कंट्रोल करना है, वो बहुत जरूरी है। फिर उसका जो ओबेसिटी है, जैसे 31 है बीएमआई, तो वो बहुत ज्यादा है। तो शी नीड्स ए काउंसलिंग रिगार्डिंग हर डाइट, कि उनका जो डायबिटिक डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, जिसमें डाइटिशियन की हम हेल्प ले सकते हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, शुगर हाँ, अवॉइड करना है, बिल्कुल। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है। फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, 6 days ए वीक उनको कम से कम 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, योगा कर सकती हैं, जॉगिंग करें, या कोई स्पोर्ट पसंद है तो वो खेल सकती है। तो शी नीड्स टू वर्क ऑन हर डायबिटीज एंड ओबेसिटी। देन हर हाइपोथायराइडिज्म, कि जब भी आपका TSH हाई है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बेबी ऑल्सो। तो बेबी का जो है ग्रोथ कम होगा, उनका मेंटल रिटार्डेड बच्चे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकती हैं। तो शी नीड्स टू वर्क ऑन दीज बिफोर शी प्लान्स फॉर प्रेगनेंसी। थैंक यू डॉक्टर विनीता। डॉक्टर उषा, वुड यू वांट टू ऐड, आप इसके लिए और क्या स्टेप बाय स्टेप उसको इंटरवेंशन सजेस्ट करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं उसका ओबेसिटी पे काम करना चाहूंगी। उसमें मेन है कि पहले वो अपना वेट कम करे, जिसके लिए Yes. वो प्रॉपर एक्सरसाइज, वर्कआउट करे और न्यूट्रिशियस डाइट ले। बिल्कुल, आजकल उसके की महिलाओं का जो है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है और फिजिकल स्ट्रेस सबका कम हो गया है। कम That हो is the गया main है। add-on factor. So हाँ। हमें उसको प्रॉपर काउंसलिंग along with her partner बताएंगे ताकि उसको पता हो कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो फर्स्ट शी नीड टू वर्क ऑन हर बॉडी, ताकि वो अपने आप को प्रेप अप कर सके फॉर द प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट इज वेट रिडक्शन बिफोर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट स्लाइड लगा देंगे। देन मैम, एनीथिंग एल्स? उसके बाद उसका हाइपोथायराइडिज्म के लिए उसको बोलेंगे रेगुलरली वो जो भी मेडिसिन दी गई है उसको लेती रहे। प्लस शुगर के लिए जो उसका ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है, फास्टिंग ही इतना ज्यादा है, और HbA1c ज्यादा है, तो मैम हमें उसको कंट्रोल करना है कि कंट्रोल करना HbA1c जरूरी है। हाँ, बिल्कुल उसको ये कम से बताना कम जरूरी है कि आपका HbA1c जो है वो 5 के बिलो रहे, वो ज्यादा बेटर है। तभी एटलीस्ट आप कंसीव करें। 6.5 तक भी ले आए तो बेटर रहता है मैम, बट वही है मतलब कि फिर एकदम भी अगर आप 5 बोलेंगे ना, तब वो 6 के लेवल पे लेकर आएंगी। तो उसको इस लेवल पे मतलब बताना है कि जब आप इस लेवल पे आइए तब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करिए।
अदरवाइज हमें आप उसको फिर है करेंगे तो फिर आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी, बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होगी, और बाद में भी कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। डेफिनेटली। सो हमारा इसमें ये है कि उसको हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ प्रॉपर डाइट चार्ट, डायबिटीज कंट्रोल, थायराइड कंट्रोल और बीपी कंट्रोल इंटरवेंशंस वो पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, प्लस अगर ओरल मेडिसिन से उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन लेने में भी कोई हार्म नहीं है, हमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास उसको भेज के उसका वो भी कंट्रोल करवाना है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर सुषमा सिन्हा मैम, जैसे कि हमने देखा कि उसका अबॉर्शन का पहले हिस्ट्री है, वो डायबिटिक है, अभी हाइपोथायराइड है, तो हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज एंड अबॉर्शन इन दिस पेशेंट, हमें और क्या क्या इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए करनी पड़ेंगी? तो इंटरवेंशंस में तो जैसे कि हमने पहले भी इसको हाईलाइट किया था कि शी इज डायबिटिक, तो ये तो हमें काउंसिल वैसे भी करना पड़ेगा कि पेरी कंसेप्शन, कंसीव करने से पहले ब्लड शुगर बिल्कुल ही कंट्रोल होनी चाहिए, इनका HbA1c बिल्कुल ही डिरेंज्ड है, तो वो दैट इज अ बिग फैक्टर, ये बहुत बड़ी फैक्टर है कंजेनिटल एनोमलीज की, तो हमें वो उसका वो बताना पड़ेगा। फॉलिक एसिड इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म की TSH की वेरिएशन की वजह से भी बेबी में प्रॉब्लम हो सकती है ना। यस। तो ये सारी चीजें तो हमें उनको बतानी ही पड़ेगी, प्लस फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस तो है ही, एंड वॉट एवर वी ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर ड्रग्स बिफोर, जैसे कि कंसेप्शन से पहले भी हम अगर कोई दवा ले रहे हैं तो वो जरूर शेयर करना चाहिए अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से, क्योंकि किस दवा की क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, ताकि उनको हम आगाह कर सके और अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि टाइम रहते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी या हो सकती है, तो ये सारी चीजें के बारे में उनको जरूर आगाह करना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर और हाइपोथायराइड दोनों ही हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, और आज की डेट में इट इज वेरी कॉमन, hypothyroid is also like 10%, and blood sugar is also very high because obesity बढ़ती जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज में ये आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो बेसिकली ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। यस वेरी मच। और सेकेंडली जो हमारी फॉक्सी की गाइडलाइंस हैं, जिन पेशेंट्स में हमें पता है कि रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज या फिर अबॉर्शन का रिस्क पहले रहा है, उनमें हम हाई डोज फॉलिक एसिड प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट 5 मिलीग्राम पर डे। रूटीन में 400 रहता है, बट ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि वो हाई डोज फॉलिक एसिड पहले ही शुरू करेगी। अलॉन्ग विद दैट दे शुड रिपोर्ट टू द डॉक्टर इमीडिएटली व्हेनेवर दे कंसीव। ऐसा नहीं कि अभी 3 महीना होने पे जाना है, 2 महीने, क्योंकि ये सबसे बड़ी इग्नोरेंस इंडिया में ये भी रहती है कि कब जाना है डॉक्टर के पास, तो दे शुड अप्रोच द डॉक्टर इमीडिएटली व्हेनेवर दे कम टू नो कि अब कंसेप्शन हो गया है। रोशन जी अगला स्लाइड डॉक्टर मणिकर्णिका वाला लगा दीजिएगा प्लीज। यस मैम। सो डॉक्टर मणिकर्णिका, माय क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि उसको अब वो डर गई हमारी सारी काउंसलिंग से, उसको ये है कि मैं मोटी भी हूँ, मैं डायबिटिक भी हूँ, मैं हाइपोथायराइड भी हूँ, मेरा पहले बच्चा खराब हो रखा है, सो व्हाट आर द एड ऑन थिंग्स जो हम उसकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ठीक रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मणिकर्णिका शायद नहीं है मैम। मैम नहीं है मणिकर्णिका मैम सर। Any one of the panelists can take the question. Can I take the question? Please, Dr. Shipra, go ahead. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Basically, एंजाइटी रिलेटेड जो प्रीवियस प्रेगनेंसी से होती है, और प्लस अब ऐसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं कि उनका नेक्स्ट टिश्यू में कोई कैसे भी करके दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम लोगों को उनके ये जितने भी कंसर्न्स हैं उन सबको एड्रेस करना चाहिए। पेशेंट का भरोसा सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर में होना चाहिए। पेशेंट को अगर भरोसा नहीं आ रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट आधा तो वहीं पे लैप्स कर जाता है। तो हमें सबसे पहले पेशेंट की पूरी एक एक बात सुननी चाहिए, ये नहीं कि हाँ आ गया पेशेंट, चलो ठीक है कुछ नहीं होता। पेशेंट के सारे डर को हमें सुनना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस एज वेल, कि कोशिश पूरी की पूरी करी जाएगी। आजकल तो मेडिकल फील्ड इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है कि
हर चीज का इलाज है, तो जो Yes. होगा अच्छा ही होगा। एंड ऑल्सो वी शुड टेल देम 1 or 2 मतलब कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज अगर पेशेंट को बताएं तो उसका हौसला बढ़ता है। Yes. अगर फिर भी हमको लगता है इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी द पेशेंट इज नॉट दैट कि मतलब उसको फिर भी हमको लग रहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग की जरूरत है, तो उसको काउंसलर से पीछे काउंसलर के पास भी भेजना चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड आस्क द फैमिली मेंबर्स कि ऐसे में आप सपोर्ट करो। गुड Yes. एनवायरनमेंट इज वेरी गुड फॉर द मदर एंड द बेबी एज वेल। So ये सारा काउंसलिंग सेशन शुड बी अलोंग हर हस्बैंड, ताकि उसको पता हो कि उसका साइकोलॉजिकल क्या इस टाइम पे माइंड चल रहा है, व्हाट इज हर मेंटल हेल्थ, बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको सब कुछ अपना ध्यान भी रखना है, डाइट का भी कंट्रोल करना है, अपने आप को फिजिकली भी फिट करना है, तो विदाउट फैमिली सपोर्ट इट इज नॉट फिजिबल। यस, थैंक यू डॉक्टर शिप्रा। नाउ कमिंग टू अनदर केस सिनेरियो, जो कि हम लोग देख रहे हैं आजकल डे बाय डे सबका एज बढ़ रहा है। रोशन जी केस 3 प्लेस कर दीजिएगा डिस्प्ले। यस मैम, डन तो मैम। हम इस पेशेंट का ये था कि इनके पहले बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर का हिस्ट्री था, और वो बच्चा 1 साल से होने से पहले ही डाइड। अब जो कपल हमारे पास आया है, उनकी एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि जो बच्चे में दिक्कत थी वो अगले में दोबारा तो नहीं आएगी, या उससे पहले उनको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। डॉक्टर वनीता, यू कैन टेक दिस कॉल। आई थिंक डॉक्टर अर्चना इज नॉट हियर। ओके, तो डॉक्टर नेक्स्ट अनु, स्लाइड दे दीजिएगा प्लीज, डायग्नोसिस वाली। हाँ, तो इसमें क्योंकि उनका एक बच्चे को ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम हो चुका है एंड द बेबी एक्सपायर्ड, तो डेफिनेटली दे आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस थिंग। तो उसमें हम उनका ये कर सकते हैं कि एक जेनेटिक काउंसलर जो है या फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं, जो उनका एक रिस्क असेसमेंट करेंगे कि यदि आपका प्रीवियस बेबी का डाउन सिंड्रोम है तो नेक्स्ट बेबी में आपके डाउन सिंड्रोम के कितना % रिस्क रहता है, या उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी की कैरियोटाइपिंग जो क्रोमोसोमल स्टडी होती है उसकी जरूरत है क्या उनको, और फिर जब उनको प्रेगनेंसी हो गई है तो हम क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टेस्ट हैं जिससे हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है क्या। जैसे कि हम उनका एक NIPT टेस्ट होता है जिसको नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग कहते हैं, जो कि पेशेंट के ब्लड, मदर के ब्लड से हो जाता है। उसमें हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं, जो कि 99% करेक्ट होता है कि बेबी जो अभी प्रेजेंट बेबी है वो डाउन सिंड्रोम उसको है या नहीं है। तो ये वाला टेस्ट तो हम 10 वीक्स ऑनवर्ड कर सकते हैं। फिर हम उनको एक लेवल 1, जब उनको प्रेगनेंसी हो, कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हो आप तुरंत एंटीनेटल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि हम उनका प्रॉपरली स्टेप वाइज जो है वो हम टेस्ट कराएं और डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करें। फिर हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि हम लेवल 1 अल्ट्रासाउंड जो करते हैं 12 वीक्स के अराउंड, उसमें हम डाउन सिंड्रोम को के कोई फीचर्स प्रेजेंट है या नहीं ये देख सकते हैं, या इनमें से किसी में भी हमें लगता है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है डाउन सिंड्रोम के लिए, तो हम उसको जो फर्दर टेस्टिंग है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस बायोप्सी कहते हैं, जिसमें हम बच्चे के जो सेल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स के लिए, और जो हमारा काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है कि उसमें यदि नेगेटिव आ रहा है कि आपका डाउन सिंड्रोम बेबी नहीं है, तो वो रीअश्योर हो जाएंगे कि हाँ दिस टाइम अवर प्रेगनेंसी इज नॉर्मल। तो इन सब चीजों की जानकारी पेशेंट को होना बहुत जरूरी है। जब उसको ये पता होगा कि टाइमली हम टेस्ट वगैरह कराने से डायग्नोज कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम को, तो डेफिनेटली उनकी एंजाइटी काफी कम हो जाएगी एंड दे विल एक्सपेक्ट फॉर ए नॉर्मल बेबी दिस टाइम। थैंक यू डॉक्टर विनीता, यू हैव वेरी राइटली सेड कि हमें उसको प्रॉपर अवेयर कराना है कि उसके अंदर उसको एक जेनेटिक काउंसलर से मिलवाकर सारे प्रीनेटल टेस्ट जो अवेलेबल हैं, ताकि उसका एंजाइटी जो है वो कम रहे, प्लस फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, और स्टेप बाय स्टेप जैसे उसकी बनेगी इवैल्यूएशन वो सारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होनी जरूरी है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस 3 केसेस, एक अनीमिया के साथ, दूसरा हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट को क्या क्या केयर की जरूरत है, तीसरा जेनेटिक के साथ। सो दीज आर द 3 कॉमन सिनेरियोज जो कि हम डेली अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। रोशन जी मेरा लास्ट वाला स्लाइड चला देंगे प्लीज। सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मतलब, केयर का मतलब यही है कि हमें पेशेंट की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना है,
उसके मॉडिफाइबल फैक्टर्स को एड्रेस करना है और उसको प्रॉपर एजुकेट करना है ताकि उसकी प्रॉपर सेफ प्रेगनेंसी हो सके। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट से है 7 P's की। द 7 P's वो कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन प्रिवेंट पिस पुअर परफॉर्मेंस। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई किया कि 7 P's दैट इज प्रॉपर प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर प्रेगनेंसी आउटकम। So we should guide each and every patient in our OPD before the conception and we should help them and educate them. Thank you. और यही हमारी आज की जो चर्चा थी उसका विषय भी यही था कि हम ये ज्ञान सारे फीमेल्स को बता सकें कि उनको पता हो कि उन्हें कब क्या क्या इंटरवीन कैसे करना है and when they should approach your doctor. Thank you. अनु, मैं अंत में 2 शब्द बोलना चाहूंगी। अनु? हाँ जी मैम। हाँ, मैं भी अंत में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हाँ जी मैम, प्लीज। बहनों, जो ये हमने डिस्कशन अभी आपने सुना, ये एक बहुत ही मेडिकल डिस्कशन था। उसके साथ साथ 2 लाइनें मैं आपसे और बताना कि आजकल हर समय हर महिला स्ट्रेस में जीती है, बिना मतलब के स्ट्रेस में जीती है। खास करके प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो स्ट्रेस में, प्रेगनेंसी हो गई तो स्ट्रेस में। डॉक्टर हमारे बच्चा ठीक तो रहेगा। तो सबसे पहली चीज, प्री कंसेप्शनल में जब आप आते हो तो अपने स्ट्रेस को काबू में करना भी सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका स्ट्रेस आपके अंदर एक निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और वो निकलने वाला कार्टिसोल आपके बच्चे में जब जाता है तो उसके दिमाग की सारी बनावट को चेंज कर देता है। इसीलिए ये भी एक रीजन है जो आजकल इतने ऑटिस्टिक ADHD बच्चे हो रहे हैं। नंबर 2, जो मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आजकल वर्किंग होती हैं और अपने काम के प्रति उनका बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट होता है। तो जिस ढंग से आपने पूरी पढ़ाई करके पूरे जोर शोर से आज इंजीनियर बने हो या डॉक्टर बने हो, CA बने हो, MBA बने हो और अपनी जॉब में आप 100/100 बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड पाना चाहते हो, तो याद रखिए ये बेबी प्रोजेक्ट भी आपका एक नया एग्जाम है और इसमें जो आप सक्सेसफुल होगे और इसको जब आप पूरे कंसंट्रेशन से करोगे, ये आपकी पूरी जनरेशन की बात है। तो इसके साथ अगर आपकी जॉब में बहुत ज्यादा टेंशन है तो ये भी टाइम है, आप रुकिए और सोचिए क्या आप 2 साल बच्चे को दे सकते हैं या आपको जॉब की चेंज चाहिए। तीसरी बात जो है, आप सिर्फ माँ नहीं है, यहाँ माँ और पिता दोनों बन रहे होते हैं। हम मदरहुड ना कह करके इसमें हम कपल काउंसलिंग कहते हैं और इसको हम पेरेंटहुड की तरफ ले जाते हैं। तो आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ये भी उस बच्चे को बहुत असर करेंगे। तो इन तीनों बातों को ध्यान रख करके ये आप अपने आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कोई डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे सकता है कि आप हीमोग्लोबिन करा लो तो उसके आयरन की गोली से आप ठीक हो जाओगे। तो क्लिनिकल केयर के साथ साथ आपका मेंटल सोशल केयर भी बहुत जरूरी है। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो बहनें यहाँ जुड़ी हैं और जो हमारे डॉक्टर्स ने यहाँ पर समय दिया है। थैंक यू सो मच। Thank you for giving me this It was a very opportunity, nice and I session. would like to thank my esteemed panelists for their wonderful interactive session. Thank you, Usha ma'am. Thank you, Sushma ma'am. Congratulations. Thank you. मैम Congratulations. डॉक्टर अनीता बोल रही हूँ। एक सेकंड रागिनी मैम, congratulations. मैम, सुषमा मैम कुछ बोल रही है, एक सेकंड। हाँ जी बताइए सुषमा जी। नहीं, मैं बस इतना ही कह रही थी कि बहुत अच्छा लगा जुड़ के। और ये हमने बहुत सिंपल बातें करी, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करी, सिंपल बातें। एक फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंट, घर का माहौल विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के जैसे टाइम पे जब हम लोग एवरीबडी इज सो स्ट्रेस्ड, तो घर का माहौल को ठीक रखना, स्मोकिंग, ये छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़ी बातें हमने आज नहीं करी है, लेकिन ये आउटकम, अच्छे आउटकम के लिए दीज आर वेरी पर्टिनेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो बिल्कुल ही हमने टू द पॉइंट एंड अच्छी बातें आज डॉक्टर रागिनी मैम के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा बताई गई हैं। तो रियली वेरी पार्ट है सुषमा जी। नहीं, मैं तो टीम हूँ आपकी। मॉडरेटर इज वेरी गुड मॉडरेटर। हाँ, अगले महीने हम लोग फिर आएंगे और जो बहनें आज जुड़ी हैं उनसे
हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पास अगर ये पहुंचता है तो अपने और भी बहनों को इसमें जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। से नहीं Thank छुपानी you, चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप बीमारी के बारे में बताओगे तभी जो है आपके डॉक्टर उसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, बीमारी को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि इतना सुंदर शब्दों में डॉक्टर ने बताया कि HbA1c कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर। यदि आप नहीं बताओगे, अपने बीमारियों को छुपाओगे, तो फिर वो आपको बाद में परेशानी हो सकती है गर्भावस्था में। तो बहुत सुंदर शब्दों में अनु बहुत अच्छी तरह मॉडरेट किया, और सारे पैनलिस्ट बहुत बढ़िया थे। बहुत कांग्रेचुलेशन सबको। Thank you ji. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you. सबके Okay, परमिशन जी, bye-bye. रोशन जी हम लोग अब सबसे विदा ले सकते हैं। Okay, ma'am. Okay, bye.